साक्षी की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही साक्षी की मां ने खुश होते हुए कहा, क्या सच में? डॉक्टर ने कहा, हाँ भाभी जी, आप नानी बनने वाली हैं और मुझे लगा आप लोगों को ये बात पता होगी। साक्षी के पापा भी बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, नहीं हमें नहीं पता थी, लेकिन आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। साक्षी की मां ने कहा, साक्षी तुम आराम करो बेटा, कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। सब लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर कहता है, आप इनका ध्यान रखो, कमजोरी बहुत है अभी इन्हें। साक्षी की मां ने कहा, जरूर, अब मैं पूरा ध्यान रखूंगी। साक्षी के माँ पापा ने ये खुशखबरी उसके ससुराल वालों को सुना दी और राज को पता चला कि वो पापा बनने वाला है। साक्षी के ससुराल वाले सुनते ही उसे मिलने आ गए। सब लोग मेहमान नवाजी में लग गए। राज तो बस साक्षी से अकेले में बात करना चाहता था। उधर नीता ने भी जब ये सुना था, वो साक्षी से बात करना चाहती थी, लेकिन दोनों को ही मौका नहीं मिल रहा था। राज की माँ साक्षी के पास बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटा अब घर कब चलना है? साक्षी ने कहा, क्या मैं कुछ दिन और रुक जाऊं? राज की माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है हमें। अब हमारे घर में भी किसी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। साक्षी की माँ ने कहा, हाँ समधन जी, दादी और नानी बनने की खुशी ही अलग है। साक्षी सबको देख रही थी। सबके चेहरे इस खबर से इतने खिले हुए थे कि साक्षी उनकी खुशी का अंदाजा ही नहीं लगा सकती थी। साक्षी नजरें चुराकर राज को देख ही लेती थी, लेकिन राज की नजरें तो साक्षी पर टिकी हुई थीं। साक्षी को याद आया कि जब पहली बार राजू से देखने आया था तो उसने साक्षी की ओर एक बार भी देखा तक नहीं था, और आज उसकी नजरें बस साक्षी पर टिकी हुई हैं। सब लोग अलविदा लेकर जाने लगते हैं, लेकिन राज को तो मौका नहीं मिला कि वो साक्षी से बात कर पाए, मगर उसकी आंखों में उदासी, परेशानी सब साक्षी महसूस कर रही थी। सबके जाने के बाद नीता अंदर आती है, कहती है, साक्षी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साक्षी चुपचाप खोई हुई बैठी थी। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तब नीता ने जाकर उसे हिलाया और कहा, साक्षी मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। साक्षी ने कहा, हाँ बोलो। नीता ने कहा, साक्षी ये सब क्या है? तुम प्रेग्नेंट? साक्षी ने कहा, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा। नीता ने कहा, साक्षी इसमें समझने वाली बात क्या है? इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। साक्षी ने कहा, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था, और जो हुआ वो हम सोच के नहीं बैठे थे कि ध्यान रखती। नीता ने कहा, ठीक है, लेकिन तूने बाहर देखा कि बस अभी बच्चे की खबर से सब कितने खुश हैं। अभी तो बच्चा आया भी नहीं इस दुनिया में। साक्षी ने कहा, इसी बात की टेंशन है। तूने राज को देखा, कितना परेशान था वो। नीता ने कहा, तो क्या सोचा तूने, आगे क्या करना है? साक्षी ने कहा, मैं इस बच्चे को खुद पाल लूंगी, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। नीता ने कहा, तू पागल हो गई है क्या? कैसी बात कर रही है? घर वालों को क्या जवाब देगी? और तेरे इस फैसले से दो दो परिवार बर्बाद हो जाएंगे। साक्षी ने कहा, मुझे यही सही लग रहा है, नेहा भी तो अकेली है। नीता ने कहा, तू सच में पागल है। नीता का अभी कुछ तक पता नहीं है, और जब घर वालों को ये पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर। साक्षी तुझे पता है ना, अपने घर को जोड़े रखने के लिए कितने त्याग और समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन घर को तोड़ने के लिए एक छोटी सी वजह ही काफी होती है। साक्षी सिर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, तो मैं क्या करूं? नीता ने कहा, देख, अपने परिवार वालों को तू चाहती है कि इन सब की आंखों में आंसू आए। आज तक सब तेरी खुशियों के बारे में सोचते रहे, आज तेरी बारी है। सबकी खुशियों के लिए तुझे फैसला लेना है। साक्षी बस हाँ में सिर हिला रही थी, तभी उसकी माँ जूस लेके आई। साक्षी ने कहा, माँ मेरा मन नहीं है, आप ले जाइए। साक्षी की माँ ने कहा, ऐसे कैसे बेटा, क्यों मन नहीं है तुझे? पीना ही पड़ेगा, देख कितनी कमजोर हो गई है तू। ये पी लेना, और रात के लिए तेरी पसंद का खाना बना रही हूँ। इतना कहकर साक्षी की माँ चली जाती है। नीता ने कहा, देखा तूने, सब तुझसे कितना प्यार करते हैं। यहाँ तेरी मम्मी को देख, और वहाँ तेरी सास जो तुझे कितने अच्छे से रखती है। साक्षी गुमसुम खड़ी होकर नीता की बातों पर सोचने लगी। एक तरफ उसकी खुशियाँ और दूसरी ओर नेहा, क्या करे वो। साक्षी ने कहा, नीता कल मैं राज को बुलाऊंगी बात करने के लिए।
नीता ने खुश होते हुए कहा, बिल्कुल, और अच्छे से बात करके सही फैसला लेना, क्योंकि अभी नेहा का कुछ पता नहीं, लेकिन तेरा परिवार तो तेरे सामने है। साक्षी रात को खिड़की के पास खड़ी होकर चांदनी रात में ठंडी हवा को महसूस करके खुद को रिलैक्स कर रही थी और इस रात की खूबसूरती को निहार रही थी। इन सबके बीचों से सबके चेहरे याद आने लगे। कितने खुश थे वो इस बच्चे को लेकर। वो अपने पेट पर हाथ रखती है, उसे एक सुकून मिलता है जो कि हर औरत महसूस करना चाहती है। वो राज को एक मैसेज सेंड करती है और जाकर सो जाती है। राज सुबह पहुंच जाता है। साक्षी की माँ ने राज को बिठाया और कहा, आप बैठिए, मैं साक्षी को बुला देती हूँ। राज ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूँ रूम में। राज रूम में गया। साक्षी ने कुछ नहीं कहा। वो नीचे गई और खुद चाय नाश्ता ले आई ताकि उसकी माँ कमरे में ना आए। साक्षी ने नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखी और रूम का गेट अंदर से बंद कर दिया। साक्षी ने कहा, राज, अगर मैं कहूँ कि अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। इतना सुनते ही राज की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, जो सजा देना है दे दो, लेकिन मुझसे मेरी जीने की वजह मत छीनो, मत छीनो। साक्षी ने कहा, राज, क्या आपको नहीं लगता कि आपने कोई गलती की है? एक बार नेहा से मिलने की कोशिश तक नहीं की? क्यों? राज ने कहा, हाँ, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है। नेहा सही है या गलत, लेकिन फिर भी मुझे एक बार उसे अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए था। साक्षी ने कहा, राज, अगर कल को मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगे? मुझे एक मौका नहीं दोगे अपनी बात कहने का? राज ने कहा, साक्षी, मैं एक बार ये गलती कर चुका हूँ और मुझे समझ आ गया है, बिना विश्वास के प्यार का कोई मतलब नहीं है। साक्षी राज की आंखों में उसकी सच्चाई, पछतावा सब महसूस कर रही थी। राज घुटनों पर बैठ गया। साक्षी के सामने उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, साक्षी, मैंने सच में तुम्हें कभी कोई तकलीफ देने के बारे में नहीं सोचा। बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें। मुझे एहसास हो गया है कि प्यार क्या होता है, विश्वास क्या होता है। मुझे माफ कर दो साक्षी, माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरा परिवार अब तुमसे है, पूरा घर तुम्हें चाहता है। सब बिखर जाएगा साक्षी, सब बिखर जाएगा। राज ये सब कहते कहते रोने लग गया और साक्षी की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। आखिर प्यार करती थी वो राज से, और एक इंसान पूरी दुनिया से जीत जाए लेकिन अपने प्यार के आगे हार जाता है। साक्षी ने राज को गले लगा लिया। राज ने आंखें बंद करके साक्षी को बहुत टाइट गले लगा लिया और वो अभी भी रो रहा था। साक्षी ने कहा, बस राज, अब हमें अपने परिवार और इस बच्चे के लिए आगे बढ़ना होगा। राज ने कहा, साक्षी, तुम जैसे कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बस कभी छोड़ के जाने वाली बात मत कहना। साक्षी ने कहा, नहीं कहूंगी राज। दोनों ने एक दूसरे को अभी तक गले लगा रखा था। राज ने कहा, साक्षी, सब एक सपने की तरह लग रहा है। देखो, दो दो खुशियां मिल गई मुझे, एक तुम और एक ये बच्चा। साक्षी ने कहा, अच्छा चलो मुंह धो लो, तब तक मैं बैग पैक कर लेती हूँ। राज ने कहा, तुम अभी घर चलोगी? साक्षी ने कहा, क्यों, आप अभी ले जाना नहीं चाहते क्या? राज ने कहा, नहीं बाबा, मैं तो खुश हूँ। चलो, तुम्हारे बिना वो कमरा भी अच्छा नहीं लगता। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं चलूंगी जरूर, लेकिन ये बताइए, क्या मुझे अभी भी बेड पर दोनों के बीच में तकिया रखना पड़ेगा या फिर आप सोफे पर ही सोएंगे? राज ने उसे अपने करीब खींचते हुए उसे माथे पर एक किस देते हुए कहा, अब जरूरत नहीं है, न ही सोफे की और न ही तकिए की दीवार की। साक्षी ने कहा, ठीक है, अब जाइए, मुंह धो लीजिए। राज मुंह धोने गया और साक्षी ने अपना सामान पैक किया। दोनों नीचे गए। साक्षी की माँ ने पूछा, बेटा, ये बैग, तुम ससुराल जा रही हो लेकिन मुझे बताया नहीं। साक्षी ने कहा, माँ, मैं आपको बताने वाली थी, बहुत दिन हो गए यहाँ, मुझे वहाँ की याद आ रही थी। साक्षी की माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन खाना खाकर जाना। तैयार है? साक्षी ने कहा, माँ आप खाना लगाइए, तब तक मैं नीता से मिलकर आती हूँ। साक्षी और राज नीता से मिलने गए। वहाँ नीता के पति बैठे थे। राज उनसे बातें करने लग गया। साक्षी नीता के पास अंदर चली गई और उसे सारी बात बता दी। नीता ने कहा, बहुत खुश हूँ मैं, तूने एकदम सही फैसला लिया। साक्षी ने कहा, हाँ, लेना ही पड़ा, घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी। नीता ने कहा, चल कोई बात नहीं, अब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर और जल्दी
से नन्ही सी जान की आने की खुशखबरी दी। साक्षी और राज सबसे मिलकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ सब लोग साक्षी को देखकर खुश हो जाते हैं। राज विराट और सनाया को सब बता देता है और शाम को बाहर खाना खाने का प्लान बनाते हैं। साक्षी रेडी हो रही थी और राज वहीं खड़े होकर इंतजार कर रहा था। राज ने कहा, किसी ने सच ही कहा है कि औरतों को हमेशा 1 घंटा जल्दी बैठना चाहिए रेडी होने के लिए। इतने टाइम में 4 बार तैयार हो जाता मैं। साक्षी ने कहा, अच्छा जी, आप औरत नहीं हो ना, इसलिए आपको नहीं पता। एक तो इन आदमियों का दिमाग भी अलग ही होता है। राज ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? साक्षी ने कहा, एक तो हम औरतें रेडी भी अपने हस्बैंड के लिए होती हैं ताकि आप प्यार भरी नजरों से देखो हमें और थोड़ी तारीफ कर दो। राज ने कहा, इसमें रेडी होने की क्या जरूरत? तुम कहो तो पूरी जिंदगी तारीफ करता रहूंगा। साक्षी ने कहा, रहने दीजिए, औरतें अपने आप को इसलिए हमेशा सजाती हैं कि उनका पति किसी और को न देखे। राज ने कहा, तुम और तुम्हारा श्रृंगार। चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ, नीचे आ जाओ और सुनो, ध्यान से उतरना, भागती हुई मत आना। साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, जी समझ गई। राज गाड़ी में बैठा ही था और विराट का फोन आ गया। राज ने कहा, हाँ भाई, निकल गया क्या तू? विराट ने कहा, नहीं यार, 5 ड्रेस के फोटो सेंड करे मुझे सनाया ने और पूछा कौन सी अच्छी लग रही है। मैंने कहा ब्लैक पहन लो, तो कहती है रेड ज्यादा अच्छी है। जब इन्हें पता है क्या अच्छा है फिर भी पूछेंगी जरूर। राज हंसने लग गया और कहा, भाई सबका यही हाल है, मैं खुद गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। विराट ने कहा, चल तो फिर रेस्टोरेंट में मिलते हैं। इतने में साक्षी आ गई। आज वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। ब्लैक साड़ी में खुले हुए बाल, कानों में बड़े बड़े झुमके और गले में एक छोटा सा नेकलेस और गालों पर खुशी की लाली छाई हुई थी। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी, राज उसे निहारने लग गया। साक्षी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अब देर नहीं हो रही है आपको? राज ने कहा, तुम ही तो ध्यान भटका रही हो मेरा, कयामत लग रही हो। साक्षी ने शर्माते हुए कहा, अच्छा अब चलें। राज ड्राइव करते हुए बार बार साक्षी को देख रहा था। साक्षी ने कहा, राज क्या देख रहे हैं आप? ध्यान सामने रखिए। राज ने कहा, मेरा ध्यान सामने ही है। साक्षी ने कहा, हाँ अच्छे से पता चल रहा है मुझे। इसी तरह बातें करते हुए राज और साक्षी रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। विराट और सनाया का वेट करते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग भी आ जाते हैं। सब लोग बैठते हैं और हंसी मजाक करना शुरू करते हैं। विराट कहता है, भाभी मैंने सुना है चाचू बनने वाला हूँ, तो मुझे एक प्यारा सा भतीजा चाहिए। राज ने कहा, जी नहीं भाई साहब, मुझे तो एक गुड़िया जैसी प्यारी सी बेटी चाहिए। विराट ने कहा, देख लेना बेटा ही होगा। राज ने कहा, बेटी होगी। साक्षी और सनाया इन दोनों पर हंस रही थी। सनाया ने कहा, चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर बेटी हुई तो विराट सबसे पहले मिठाई बंटवाएगा पूरे हॉस्पिटल में और पार्टी भी विराट की ओर से, और बेटा हुआ तो राज पार्टी देगा। साक्षी ने कहा, कुछ भी हो बेटा या बेटी, लेकिन फायदा तो मेरे बच्चे को ही होगा। इस खुशी के माहौल में वक्त का पता ही नहीं चला। राज के दिल को बहुत ही संतुष्टि मिल रही थी साक्षी के चेहरे की हंसी देखकर। वक्त होते ही सब लोग वापस लौट आए। रात को साक्षी और राज बेड पर लेटे लेटे बात कर रहे थे। साक्षी ने राज के कंधे पर सर रखा था। राज ने उसे अपनी बाहों में भर रखा था। राज ने कहा, साक्षी ये कमरा हमारे हर दिन का गवाह है। कैसे दूर दूर सोने वाले आज एक साथ सो रहे हैं। साक्षी ने कहा, हाँ बाबा अब सो जाओ, सुबह डॉक्टर के पास भी जाना है। दोनों की नींद आज अलग ही सुकून देने वाली नींद थी। दोनों रात भर एक दूसरे को थामे हुए ही सो रहे थे। सुबह राज और साक्षी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और ट्रीटमेंट लिख दिया और 1 महीने के बाद आने के लिए कहा। इस पूरे 1 महीने में सबने साक्षी का बहुत ध्यान रखा। राज ने तो दिन रात एक कर दिए जिससे कि बस साक्षी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 1 महीने के बाद वो लोग फिर डॉक्टर के पास गए। आज साक्षी खुश थी क्योंकि वो पहली अपने बच्चे की धड़कन सुनने जा रही थी। जब साक्षी ने सोनोग्राफी में अपने बच्चे को देखा और उसकी धड़कन सुनी तो उसे एहसास हो रहा था जैसे अभी उसका बच्चा उसे माँ कह के पुकार रहा है। आज उसे समझ में आया कि माँ का दिल क्या होता है। साक्षी बहुत कुछ महसूस कर रही थी लेकिन ये बातें वो किससे बताए, इसलिए उसने नीता को फोन किया
और उसे अपने अंदर हो रहे बदलाव को साझा किया। कितना कुछ बदलता है, कितना कुछ महसूस होता है, लेकिन हम किसी को इस अनुभव को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इसी तरह महीने बीत गए। राज तो साक्षी से थोड़ा दूर सरक के सोने लगा था। उसे डर लगता कहीं गलती से भी उसका हाथ या पैर साक्षी को न लग जाए। एक बार साक्षी और राज दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तभी अचानक साक्षी को महसूस हुआ बच्चे का लात मारना। राज ने पूछा, क्या हुआ साक्षी? साक्षी ने कहा, राज ऐसा लगा जैसे अंदर से पैर मारा हो मुझे। साक्षी ने राज का हाथ अपने पेट पर लगाया और कहा, अब देखना आपको भी महसूस होगा। राज ने कहा, हाँ यार, देखो अभी से परेशान कर रही है मेरी बेटी तुम्हें। साक्षी ने कहा, आपकी बेटी? राज ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी बेटी। वक्त तो अपनी रफ्तार से चल रहा था। आज घर में जन्माष्टमी का त्योहार था तो तैयारी चल रही थी। साक्षी को पूरे 9 महीने हो चुके थे, इसलिए वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, तो बस कान्हा जी का झूला सजा रही थी। घर में हर तरफ चहल पहल थी। पूरा घर फूलों से सजाया था। 56 भोग बन रहे थे। हर कोई काम में लगा हुआ था। साक्षी की सास मोहल्ले वालों को निमंत्रण देने गई थी, मम्मी के लिए आना है। अचानक साक्षी को दर्द शुरू हो गए। उसने राज को आवाज लगाई, राज राज। इतनी चहल पहल में किसी का ध्यान नहीं गया और राज का ध्यान भी नहीं गया। तभी राज की बहन ने साक्षी को देखा और उसके पास गई। राज की बहन ने पूछा, क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों बैठे हो जमीन पर? साक्षी ने कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, प्लीज मम्मी जी को बुला लो। राज की बहन ने कहा, मम्मी तो बाहर गई हैं, रुकिए मैं भैया को बुलाती हूँ। राज की बहन भागते हुए गई और राज को बुला के ले आई। राज और उसकी बहन ने साक्षी को गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल ले जाने लगी। साक्षी बेहोश हो रही थी। राज ने उसकी बहन से कहा, साक्षी को जगाए रखो। राज की बहन लगातार साक्षी से कह रही थी, भाभी बस 5 मिनट, देखो हॉस्पिटल आने वाला है। साक्षी ने कहा, राज मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। राज ने कहा, हिम्मत रखो साक्षी, बस हम पहुंचने वाले हैं। राज हॉस्पिटल पहुंचा और जल्दी से साक्षी को अंदर लेकर गया। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। राज की बहन ने उसकी माँ को फोन करके बुला लिया। राज बस गेट के बाहर ही इधर से उधर घूम रहा था। इतने में उसकी माँ भी आ गई। उसकी माँ ने पूछा, बेटा साक्षी ठीक तो है? राज ने कहा, माँ उसे अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा, डॉक्टर्स अंदर लेकर गए हुए हैं उसे कब से। राज की माँ ने कहा, तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक होगा। राज की माँ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे कृष्ण कन्हैया, मेरी बहू और बच्चे को स्वस्थ रखना, हमारी लाज रखना ईश्वर। सबको बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन डॉक्टर अभी बाहर नहीं आई थी। सब खुश थे, लेकिन डॉक्टर का वेट कर रहे थे। तभी नर्स बाहर आई और बताया, लड़का हुआ है। राज ने पूछा, साक्षी कैसी है और बच्चा? नर्स ने कहा, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, थोड़ी देर में उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। राज तो खुशी के मारे पागल हो गया था और अपनी माँ से कहने लगा, माँ देखो हमारे घर आज खुद कृष्ण जी आए हैं, आप दादी बन गईं। राज की माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं अभी समधन जी को ये खुशखबरी सुनाती हूँ। जैसे ही साक्षी को वार्ड में शिफ्ट किया, राज उसके पास गया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। साक्षी ने कहा, आपको भी। राज ने साक्षी के माथे पर एक किस किया और कहा, आज बहुत बड़ी खुशी दी है तुमने, थैंक यू। इतने में सब लोग कमरे में आ गए और बच्चे को बारी बारी से इसे गोद में लेने लगे। राज की माँ ने जब बच्चा राज के हाथों में देने लगी तो उसने कहा, नहीं माँ, बहुत छोटा है ये, अभी मुझे इसे उठाना नहीं आता। राज की माँ ने कहा, तो सीख, मैं बताती हूँ तुझे। राज की माँ ने आहिस्ता से बच्चे को उसकी गोद में दिया। राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, हे चैम्प, देखो माँ कैसे देख रहा है आंखें बड़ी करके। राज ने विराट और सनाया को भी कॉल करके खबर सुना दी और वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। विराट ने आते ही कहा, कहाँ है मेरा भतीजा? तो मिस्टर राज, आप शर्त हार चुके हैं, याद है या नहीं? राज ने कहा, सब याद है। सनाया ने बच्चे को उठाया और कहा, हाय कितना क्यूट है ये। राज ने कहा, हाँ वो तो है। साक्षी की माँ साक्षी के पास रुकी थी, बाकी सब लोग घर चले गए। आखिर वहाँ सब मेहमान जो थे, राज की बहन ने पूजा की और सबने गोपाल को पालना झुलाया। 1-2 दिन में साक्षी को भी घर लेके आ गए। कुछ दिनों में बच्चे का नामकरण रखा गया और बच्चे को नाम दिया सक्षम। 5 साल बाद साक्षी बहुत खुश थी। उसने कहा,
साक्षी की माँ साक्षी के पास रुकी थी। बाकी सब लोग घर चले गए। आखिर वहाँ सब मेहमान जो थे, राज की बहन ने पूजा की और सबने गोपाल को पालना झुलाया। 1-2 दिन में साक्षी को भी घर लेके आ गए। कुछ दिनों में बच्चे का नामकरण रखा गया और बच्चे को नाम दिया सक्षम। 5 साल बाद साक्षी बहुत खुश थी। उसने कहा, साक्षी का सक्षम। साक्षी के लिए तो मानो उसकी दुनिया बस किसी महकते हुए बगीचे जैसी हो गई थी। इतनी खुशियां और वक्त भी अपने पर लगाकर जैसे उड़ रहा था। देखते ही देखते अब सक्षम 5 साल का होने जा रहा था। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन था। साक्षी ने कहा, राज मैंने लिस्ट तैयार कर दी है, आप देख लेना, अगर किसी का नाम छूट गया हो तो। राज आराम से बैठे हुए कह रहा था, हाँ देख लूंगा। तभी प्यारा सा मासूम सक्षम दौड़ते हुए आया और राज की गोद में जाकर बैठ गया और अपनी तुतलाती हुई आवाज में बोला, पापा आप मुझे कितने साले गिफ्ट देंगे। राज ने कहा, बताओ मेरे चैंप को कितने चाहिए। सक्षम ने अपने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा, इतने साले। तभी साक्षी ने सक्षम को गोद में उठाया और कहा, चलो सोना भी है। साक्षी सक्षम को सुला देती है और राज से कहती है, कल टाइम से मार्केट पहुंच जाना, सनाया को भी बता दिया है। राज कहता है, हाँ आ जाऊंगा। वैसे तुम्हें नहीं लगता है कि विराट शादी के बाद बदल गया है? साक्षी ने कहा, नहीं तो। राज ने कहा, मुझे तो लगता है। साक्षी ने कहा, आपको इसलिए लगता है क्योंकि अब वो ज्यादा वक्त सनाया को देते हैं, आपको नहीं। राज ने कहा, हाँ ये बात तो है ना, साथ में चलेंगे। वैसे भी कल कुछ इंटरव्यू लेने हैं पर्सनल सेक्रेटरी के लिए। साक्षी ने पूछा, पहले वाली कहाँ है? राज ने कहा, अरे उसने जॉब छोड़ दी, शादी कहीं बाहर तय हुई है उसकी। साक्षी ने कहा, ठीक है। अगली सुबह साक्षी अपना काम खत्म कर राज के ऑफिस पहुंचती है और बिना दरवाजा नॉक किए केबिन में चली जाती है। वो देखती है कि एक लड़की राज की डेस्क पर लेटी है और उसने राज का हाथ पकड़ रखा है। साक्षी को आया हुए देखकर वो लड़की अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर निकल जाती है। राज कहता है, साक्षी तुमने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं है। साक्षी कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप जाकर टेबल पर बैठ जाती है। उसकी आंखें नम थीं। राज ने कहा, प्लीज कुछ बोलो, मेरी एक बात सुन लो। साक्षी ने कहा, राज मैंने बहुत विश्वास किया था आप पर। राज ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ा है। साक्षी ने रोते हुए कहा, तो क्या था ये सब? राज ने कहा, रुको बताता हूँ। राज ने अपने केबिन में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग साक्षी को दिखाई। साक्षी ने देखा कि राज ने उस लड़की को छुआ तक नहीं, वो जबरदस्ती राज को रिझा रही थी। साक्षी ने ये सब देखने के बाद राज को गले लगा लिया और कहा, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। राज ने कहा, नहीं साक्षी तुम गलत नहीं हो। ऐसी हालत में कोई भी देख के वही सोचता जो तुमने सोचा, लेकिन थैंक यू कि तुमने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। साक्षी ने कहा, नहीं राज जरूरत नहीं है थैंक यू की, अब मार्केट चलें। राज और साक्षी मार्केट पहुंच जाते हैं, लेकिन राज के दिमाग में अब भी वही सब घूम रहा था। उसे नेहा का ख्याल आ रहा था और सोच रहा था, कहीं नेहा भी बेकसूर तो नहीं। इतने साल बाद ये सब सोचना, क्योंकि आज राज पर भी वही बीती थी जो कभी नेहा पर बीती थी। विराट, सनाया, साक्षी और राज पूरी शॉपिंग करने के बाद खाना खाने बैठे। उनकी सामने वाली टेबल पर एक लड़की आके बैठी थी। जैसे ही राज ने उसे देखा और उसने राज को देखा, वो वहां से उठकर बाहर जाने लगी। राज भी उसके पीछे गया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो गायब हो गई, कहीं दिखी ही नहीं। जब वापस अंदर गया तब सबने पूछा, क्या हुआ, इस तरह क्यों बाहर गए? राज ने कहा, विराट ये वही लड़की थी जो उस रात नेहा के साथ होटल आई थी। विराट ने कहा, ठीक है, लेकिन तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? राज ने कहा, मेरा सच जानना बहुत जरूरी है, कहीं मैंने अनजाने में नेहा की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर दी। साक्षी ने कहा, राज आपको सच जानना चाहिए, आज ऑफिस में जो हुआ वो सच नहीं था, शायद उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो। सनाया ने पूछा, क्या हुआ? तब साक्षी ने पूरी बात बताई। राज के जहन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा उसके साथ हुई घटना का, इसलिए उसे अंदर ही अंदर एक बोझ सा महसूस हो रहा था। सनाया ने कहा, अब तो हमें इस लड़की का और नेहा का दोनों का पता लगाना चाहिए। साक्षी ने कहा, हाँ, लेकिन कहाँ ढूंढेंगे?
विराट ने कहा, अरे यहाँ कैमरे लगे हैं, कुछ तो पता चलेगा कहाँ गई है वो। सनाया ने कहा, हाँ जरूर ढूंढेंगे, लेकिन कल सक्षम का बर्थडे है, हम वो खराब नहीं कर सकते। राज ने कहा, बस कल का दिन, फिर उस लड़की का पता लगा कर रहूंगा। अगले दिन सक्षम का बर्थडे था। उसकी उछल कूद तो ऐसे रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सक्षम ने पूरा दिन बहुत एंजॉय किया। राज ने कोई कमी नहीं छोड़ी उसे हैप्पी रखने में। दिन भर की थकान के कारण सक्षम जल्दी सो गया और राज अभी भी वही सब सोच रहा था। साक्षी सब समझ गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे भी उतनी ही टेंशन थी जितनी राज को। 2-3 दिन में विराट का फोन आया। राज ने कहा, हाँ बोल। विराट ने कहा, उस लड़की के घर का एड्रेस मिल गया है। राज ने पूछा, कैसे मिला? विराट ने कहा, अरे उस दिन वो अपनी कार से निकल गई थी, इसलिए तुझे दिखी नहीं। मैंने वहाँ के कैमरे चेक किए तो मिल गया कार का नंबर और फिर एड्रेस। राज ने कहा, वाह यार, तू तो जासूस है। ये बता कब चलें? विराट ने कहा, जब तू चले। राज ने कहा, तो आज चलते हैं। विराट ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा तेरे घर। राज ने साक्षी को जाके बता दिया और कुछ देर बाद विराट और सनाया भी आ गए। चारों उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। राज बेल बजाता है। वो लड़की गेट खोलती है, लेकिन राज को देखते ही गेट बंद करने लगती है। तभी विराट गेट को थोड़ा जोर लगाकर पूरा खोल देता है और सब लोग अंदर आ जाते हैं। इतने में उस लड़की का पति भी आ जाता है और पूछता है, रेखा, ये लोग कौन हैं? तभी सनाया ने कहा, हम लोग रेखा के कॉलेज फ्रेंड्स। इतने साल बाद पता चला कि यहाँ रहती है तो हम मिलने चले आए। रेखा के पति ने कहा, आप लोग बैठिए, मुझे जरा काम है तो मैं निकलता हूँ। रेखा का पति चला जाता है। तब रेखा कहती है, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? तभी राज कहता है, हमें कुछ पूछना है तुमसे। रेखा हाथ जोड़कर कहती है, मुझे कुछ नहीं पता और प्लीज मुझे परेशान मत करो। साक्षी कहती है, अगर तुम नहीं बताओगी तो हमें तुम्हारे पति से बात करनी पड़ेगी। रेखा ने कहा, क्यों, मेरा बसा बसाया घर बर्बाद करने पर तुले हो तुम सब लोग? साक्षी ने कहा, तुम्हारे सच ना बताने से नेहा की जिंदगी बर्बाद हो रही है। रेखा ने कहा, ठीक है बताती हूँ, लेकिन आज के बाद आप लोग वापस मत आना। सनाया ने कहा, ठीक है। रेखा ने कहा, शायद सच जानने के बाद आप लोग मुझे कभी माफ ना कर पाओ। उस टाइम मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसने मेरे कुछ फोटोज निकाल लिए थे, जिसकी वजह से वो हमेशा मुझे ब्लैकमेल करके पैसे मांगा करता था और जब मन करता अपनी हवस पूरी करता था। एक बार उसने मुझे नेहा के साथ देखा और उसकी नजर नेहा पर टिक गई थी। उसने मेरे सामने एक शर्त रखी, अगर नेहा को मैं उस तक पहुंचा देती हूँ तो वो मेरे फोटोज डिलीट कर देगा। मैं उससे छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए मैंने नेहा से कहा कि मेरी मौसी का लड़का मुझसे मिलने आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था। ज्यादा तो नहीं लगी, लेकिन किसी होटल में रुका है वो। नेहा मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। मैंने जानबूझकर उसका फोन छुपा दिया, जिसकी मुझे ब्लैकमेल करके पैसे मांगा करता था और जब मन करता अपनी हवस पूरी करता था। एक बार उसने मुझे नेहा के साथ देखा और उसकी नजर नेहा पर टिक गई थी। उसने मेरे सामने एक शर्त रखी, अगर नेहा को मैं उस तक पहुंचा देती हूँ तो वो मेरे फोटोज डिलीट कर देगा। मैं उससे छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए मैंने नेहा से कहा कि मेरी मौसी का लड़का मुझसे मिलने आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था। ज्यादा तो नहीं लगी, लेकिन किसी होटल में रुका है वो। नेहा मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। मैंने जानबूझकर उसका फोन छुपा दिया, जिसकी वजह से वो तुमसे बात नहीं कर पाई। फिर रास्ते में मैंने उसे जूस पिलाया, जिसमें मैंने थोड़ी सी नशीली दवाई मिलाई थी। फिर मैं उसे होटल के रूम के बाहर छोड़कर आ गई थी और अंदर जाने के लिए कहा। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता नेहा का क्या हुआ। इतना सुनते ही राज अपना सर पकड़ को एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, शर्म आती है तुम जैसी लड़की पर? तुमने दोस्ती पर कलंक लगा दिया। तुम्हारी वजह से नेहा की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सब लोग घर पहुंचे। रास्ते भर किसी ने भी किसी से कुछ नहीं कहा। उधर सक्षम आकर पूछने लगी। साक्षी ने कहा, कहीं भी नहीं बेटा, जाओ आप दादी के पास जाओ। साक्षी ऊपर कमरे में गई तो उसने देखा कि राज जमीन पर बैठा था और रो रहा था। साक्षी ने कहा, राज आप क्यों रो रहे हो? राज ने रोते हुए कहा, साक्षी मैं अब टूट गया हूँ। मैंने कितना बड़ा पाप किया, मेरी वजह से नेहा की जिंदगी बर्बाद हो गई। साक्षी ने कहा, राज आपने गलती की है,
लेकिन वक्त के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। राज ने कहा, साक्षी, मैं क्या करूं कि मेरे दिल से ये बोझ हट जाए। मेरा दम घुट रहा है इस पाप के बोझ के कारण। साक्षी ने कहा, हम मिलकर नेहा को ढूंढेंगे, उससे माफी मांगेंगे। साक्षी ने राज को संभाला। साक्षी और राज दोनों ने अपनी कोशिश जारी रखी नेहा का पता लगाने की, लेकिन कोई ऐसा मिला नहीं जिसे पता हो कि नेहा गई कहाँ है। साक्षी को ये बात अंदर ही अंदर परेशान करने लगी थी कि वो एक खुशहाल जिंदगी जी रही है और उसकी बहन न जाने कितने दुख झेल रही होगी। इसके कारण उसकी तबीयत खराब रहने लगी। राज ने कई अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबका यही कहना था कि साक्षी की तकलीफ वो खुद है, वो किसी बात का सदमा लेके बैठी है दिल पर। राज ने बहुत कोशिश की साक्षी का ध्यान भटकाकर खुश रखने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साक्षी की तबीयत धीरे धीरे इतनी खराब हो गई कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। मासूम सा सक्षम बस उसकी मम्मा के सामने बैठा रहता। राज आया, उसने रोते हुए पूछा, पापा, मेरी मम्मा कब ठीक होगी? राज ने प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा, जल्दी ठीक हो जाएगी बेटा। राज सक्षम को लेकर साक्षी के पास बैठा और कहा, अपने बेटे के लिए तो जल्दी ठीक हो जाओ। साक्षी ने धीमी आवाज में कहा, राज, मुझे लग रहा है जैसे मेरी धड़कनें बंद हो रही हैं। राज ने कहा, कुछ नहीं होगा साक्षी, रुको मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। डॉक्टर ने चेक किया और राज से कहा, अब इनके पास बहुत कम समय है। तभी राज डॉक्टर पर भड़क गया और कहने लगा, कुछ नहीं होगा मेरी साक्षी को। घर के सब लोगों की आंखें नम थीं। तब साक्षी ने राज से कहा, सुनो, मेरे सक्षम का ध्यान रखना और नेहा से कहना मुझे माफ कर दे। राज ने रोते हुए साक्षी का हाथ पकड़ा और कहा, हम मिलकर उससे माफी मांगेंगे, लेकिन तुम ऐसे हमें छोड़कर मत जाओ साक्षी। साक्षी ने कहा, राज, जब नेहा मिले तो उससे कहना मेरे सक्षम को माँ का प्यार दे, उसे कभी ये ना लगे कि उसकी माँ नहीं है। राज ने कहा, बस करो साक्षी, तुम कैसे इतनी पत्थर दिल हो सकती हो, एक मासूम से उसकी माँ छीन रही हो। साक्षी ने कहा, राज, मेरे बेटे का ध्यान रखना। इतना कहकर साक्षी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। राज, उसके घर वाले, सबका रो रो कर बुरा हाल था। सक्षम डर गया था सबको रोता देखकर। वो साक्षी के पास जाकर खड़ा होकर बोला, मम्मा देखो ना, पापा रो रहे हैं, मम्मा उठो ना। सबका हाल बुरा था। वो कैसे समझाएं उस बच्चे को कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ का ना होना तो दुनिया के हर दर्द से भी कहीं ज्यादा बढ़कर होता है, और जब एक छोटे बच्चे की माँ ना रहे तो लगता है भगवान इतना कठोर कैसे हो सकता है। इधर साक्षी का अंतिम संस्कार कर रहे थे, उधर नेहा अपनी दोस्त नीलम के साथ वापस शहर आ रही थी। नीलम की शादी हो गई थी उसके ही सहकर्मी के साथ, जिसका नाम था मीत। उसका भी कोई नहीं था, इसलिए उसने नेहा को भी अपने साथ रहने के लिए मना लिया। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर आकर रुकी, नेहा नीचे उतरी और उसे अतीत की यादों ने घेर लिया। उसका सर भारी हुआ और उसके कदम लड़खड़ा गए। तभी नीलम ने उसे संभाला और प्यारी सी मासूम सोना ने पूछा, क्या हुआ मम्मा? नेहा ने कहा, कुछ नहीं बेटा। उधर साक्षी की चिता को अग्नि लगी और नेहा की आंखों से आंसू निकल आए। नीलम ने पूछा, तू ठीक है ना? नेहा ने कहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नीलम ने समझाया, शायद पुराने शहर में लौट के यहाँ बसे अतीत की वजह से हो रहा है। नेहा ने कहा, पता नहीं, चलो चलते हैं। साक्षी की मौत की वजह से राज बहुत उदास हो गया था। उसे किसी चीज का ध्यान नहीं रहता और सक्षम ने तो जैसे हंसना खेलना बंद कर दिया था। जब उसे माँ की याद आने लगती वो रोने लग जाता। सक्षम को चुप कराते हुए घर वाले भी रो देते। राज अपने गम में इतना डूब गया कि उसे सक्षम का दर्द भी नजर नहीं आ रहा था। राज की माँ ने सोच लिया था कि वो राज से बात करेगी, उसे समझाएगी कि सक्षम ने अपनी माँ को खोया है, लेकिन वो क्यों उससे बाप का सहारा छीन रहा है। रात को राज की माँ खाने की थाली लेकर राज के कमरे में गई। राज साक्षी की तस्वीर के सामने बैठा आंसू बहा रहा था। कितना मुश्किल होता है अपने हमसफर के बिना जीना। राज की माँ उसके पास बैठ गई। उन्होंने खाने की थाली साइड में रखी। उन्होंने राज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा। राज का ध्यान टूटा। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उनकी गोद में सर रखकर लेट गया
और रोते हुए कहने लगा, माँ साक्षी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। राज की माँ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस बेटा, भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। भगवान ने सक्षम से उसकी माँ छीन ली, लेकिन तुम तो उससे उसके बाप का प्यार भी छीन रहे हो। साक्षी के बाद तुम ही तो हो उसका सहारा। बेटा, अपने दर्द से बाहर निकलकर उसका दर्द तो देखो, मैं उसको कैसे संभालूंगा। राज की माँ ने कहा, बेटा, अब तुम्हें उससे माँ और बाप दोनों का प्यार देना है। तुमने देखा नहीं वो कैसा गुमसुम सा रहने लगा है, खेलता नहीं है, हंसना जैसे भूल गया है। इतना कहते कहते राज की माँ भी रो दी। राज ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, बस माँ, मैं ध्यान रखूंगा अपने बेटे का, उसे माँ की कमी नहीं होने दूंगा। राज की माँ ने उसे खाना खिलाया। राज ने खुद अपने कमरे को ठीक किया और फिर साक्षी की तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे माफ कर दो साक्षी, मैं इतने दिन उसका ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन अब वादा करता हूँ सक्षम का पूरा ध्यान रखूंगा। राज सक्षम के पास गया। सक्षम बाहर चुपचाप बैठा था। राज भी सक्षम के पास बैठ गया और कहा, क्या हुआ चैंप? सक्षम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर राज ने उसे उठाया और अपनी गोद में बिठाया और कहा, आखिर हुआ क्या है मेरे चैंप को? सक्षम रोने लगा और रोते हुए कहा, मुझे मम्मा के पास जाना है। सक्षम के इस तरह रोने पर राज ने उसे गले लगा लिया और उसे चुप कराने लगा। बस बेटा, पहले आप रोना बंद करो, वरना आपको रोता देख आपकी मम्मा भी रो देंगी। सक्षम ने पूछा, पापा, मम्मा को कैसे पता चलेगा मैं रो रहा हूँ? राज ने कहा, क्योंकि वो आपको देख रही है। सक्षम ने पूछा, कैसे? राज ने कहा, मैं बता दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, पहले आपको थोड़ी स्माइल करनी पड़ेगी। सक्षम ने बस हल्के से मुस्कुरा दिया। राज ने कहा, रात को मैं और आप छत पर चलेंगे तभी बताऊंगा। राज पूरे टाइम सक्षम के साथ रहा। उसका मन इधर उधर की बातों में लगाने लगा और रात को दोनों छत पर गए। सक्षम ने कहा, पापा, मेरी मम्मा यहाँ है क्या? राज ने कहा, आपकी मम्मा हर जगह है बेटा। सक्षम ने कहा, पापा, सब तो कहते हैं कि मेरी मम्मा मर गई। राज छत पर रखे झूले में बैठा और सक्षम को अपनी गोद में बिठाया। फिर कहा, आपकी मम्मा भगवान के पास गई है बेटा, भगवान जी को उनकी जरूरत थी ना, इसलिए। और पता है, जब भगवान जी के पास जाते हैं तो तारे बन जाते हैं। राज ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा। सक्षम ने पूछा, मेरी मम्मा वापस नहीं आएगी? राज ने कहा, वो हमेशा आपके साथ है, वहाँ तारा बन के वो आपको देखती है कि आप क्या कर रहे हो, और मुझे तो लगता है वो नाराज है आपसे। सक्षम ने पूछा, क्यों पापा, और आपको कैसे पता कि मम्मा नाराज है? राज ने कहा, आपको याद है ना, जब आप खाना नहीं खाते थे, टाइम पे सोते नहीं थे, तो मम्मा कैसे नाराज हो जाती थी, तो अब भी आप नाराज करते हो उन्हें। सक्षम ने कहा, पापा, मुझे मम्मा की बहुत याद आती है। राज ने पूछा, आप बहुत प्यार करते हो ना अपनी मम्मा से? सक्षम ने हाँ में सिर हिलाया। फिर राज ने कहा, तो उन्हें इतना रुलाते क्यों हो? सक्षम ने कहा, मैंने नहीं रुलाया मम्मा को। राज ने कहा, आपको बताया ना मैंने कि आपकी मम्मा देखती है वहां से आपको, तो इतने दिन से आप रो रहे हो और आपको रोता देखकर वो भी रोती होगी। सक्षम ने कहा, पापा, मैं अपनी मम्मा को रुलाना नहीं चाहता। राज ने कहा, तो प्रॉमिस करो आप अब नहीं रोओगे और पापा की हर बात मानोगे। सक्षम ने कहा, फिर मेरी मम्मा हैप्पी हो जाएगी। राज ने कहा, हाँ, बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी जब आप हंसोगे खेलोगे। सक्षम ने कहा, तो प्रॉमिस पापा, मैं नहीं रोऊंगा। राज ने कहा, तो अब चलें सोने। सक्षम ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, गुड नाइट मम्मा, और राज के साथ सोने चला गया। राज ने जैसे अपने काम से छुट्टी ले ली थी, वो पूरा दिन सक्षम के साथ बिताता, उसे बाहर घुमाने ले जाता और रोज रात को उसे कहानियां सुनाकर सुलाता। राज की पूरी कोशिश थी कि वो अपने बेटे को पहले की तरह नॉर्मल देखे। उधर नेहा नीलम के साथ घर को सजाने में लगी थी। नीलम का पति मीत बहुत अच्छा था, वो सोना का ध्यान भी अच्छे से रखता था। नेहा ने कहा, नीलम, घर का काम तो पूरा हो गया, अब सोना का एडमिशन करवाना है स्कूल में। मीत ने कहा, अरे आप चिंता मत कीजिए, मेरा एक दोस्त टीचर है यहाँ के बहुत अच्छे स्कूल में, और उसकी बेटी भी वहीं पढ़ती है, सोना की उम्र की ही है, तो इसे कोई परेशानी नहीं आएगी वहाँ। नीलम ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम बात करो, एडमिशन शुरू हो गए क्या वहाँ? मीत ने कहा, हाँ, अभी पूछ लेता हूँ। मीत उससे फोन पे बात करते करते बाहर चला गया। नेहा ने कहा, तुम दोनों और कितना कुछ करोगे मेरे और सोना के लिए?
नीलम ने कहा। तो फिर शुरू हो गई, सोना पे मेरा हक नहीं है क्या? नेहा ने कहा, अरे मुझसे ज्यादा हक है तेरा तो। इतने में मीत आ गया और कहा, हम कल सुबह ही जाएंगे सोना के एडमिशन के लिए। नेहा ने कहा, लेकिन कल तो मुझे यहाँ का नया ऑफिस देखने जाना है। नीलम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं और मीत चले जाएंगे। अगले दिन सोना के एडमिशन के लिए नीलम और मीत चले जाते हैं और नेहा अपने नए ऑफिस के लिए निकलती है। लेकिन उसके मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। वो सोच रही थी, उसके घर वाले कैसे होंगे, साक्षी कैसी होगी। इस शहर में वापस आकर उसकी कुछ अनमोल यादें उसे याद आ गईं। वो ऑफिस पहुंची और सारा काम देखने के बाद शाम को जब घर आई तो उसके चेहरे पर एक दर्द का भाव नजर आ रहा था। नीलम ने बताया कि सोना का एडमिशन हो गया है। नेहा ने उसे थैंक यू कहा। नीलम ने कहा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? नेहा ने कहा, कुछ नहीं, बस यहाँ आके सब लोगों की याद आ गई। नीलम समझ गई। उसने कहा, तू अब भी अतीत के दर्द में जी रही है? नेहा ने कहा, नहीं यार, मैं भूल गई हूँ अपने अतीत को, माफ कर दिया जिनकी वजह से उस हालत में पहुंची थी मैं। नीलम ने कहा, तो अब हर दर्द को भूल जा। नेहा ने कहा, भूल गई हूँ, आखिर कब तक अतीत के दर्द को लेकर जीती? मेरे पास मेरे जीने की वजह है ना, मेरी बेटी। नीलम ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तेरी ही तो बेटी है। नेहा ने कहा, अरे पागल, तेरी भी तो है। तभी सोना मीत के साथ आई चॉकलेट लेके और बोलने लगी, मैं तो अंकल की बेटी हूँ। सभी उसकी बात पर हंसने लगे। इधर राज की कोशिश सफल हो रही थी। सक्षम अब पहले की तरह हंसने खेलने लगा। साक्षी को गए 2 महीने हुए, लेकिन राज ने सक्षम को इतना प्यार दिया और ध्यान रखा कि सक्षम को उस दर्द से बाहर लेकर आ गया। लेकिन कभी कभी सक्षम को माँ की याद आ जाती तो वो रात को आसमान में तारे देखकर अपनी मम्मा से बात कर लेता, लेकिन पहले की तरह रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए। आखिर राज का प्यार ही तो था जो सक्षम आज नॉर्मल हो गया। राज अपने दोस्त के घर पर सक्षम को खाने पर ले गया था। वहाँ कुछ और भी लोग थे, जिनमें एक थी मोनिका। राज को देखते ही वो उस पर फिदा हो गई। सबके बातचीत करने पर मोनिका को राज के बारे में पता चला कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और एक बेटा भी है। लेकिन उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका दिल तो राज पर आ ही गया था। मोनिका ने सोचा नहीं था कि राज का एक बेटा भी है, क्योंकि राज बहुत हैंडसम दिखता था। मोनिका एक इंटीरियर डिजाइनर है, मध्यम वर्गीय परिवार से, लेकिन उसकी इच्छाएं इतनी हैं जितनी कोई गिनती नहीं लगाई जा सकती। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसे अपने हुस्न पर भी नाज था। एकदम गोरी चिट्ठी, बाल सुनहरी, आंखें बड़ी बड़ी और काली। मोनिका ने राज को देखा। वो अकेला खड़ा था तो पहुंच गई उसके पास। मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। राज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाय। मोनिका ने कहा, बहुत सुना है मैंने आपके बारे में। राज ने कहा, मैं इतना भी फेमस नहीं हूँ। मोनिका ने कहा, जी वैसे मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ। राज ने कहा, अच्छा प्रोफेशन है। मोनिका ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। राज ने कहा, जी जरूर। मोनिका ने कहा, आप अपने बेटे का कमरा अच्छे से डिजाइन करवाइए जिससे उसे पॉजिटिव वाइब मिले। राज ने कहा, आपका आइडिया बुरा नहीं है। मोनिका ने कहा, जी लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप ये काम मुझे दें तो। राज ने कहा, अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, ये लीजिए मेरा कार्ड, जब आप फ्री हो जाएं तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। मोनिका ने कुछ देर और बातचीत की, फिर राज सक्षम को लेके चला गया। मोनिका तो इतनी खुश थी जैसे उसने पहली सीढ़ी पार कर ली हो। कुछ दिनों में सक्षम के स्कूल शुरू हो गए थे। सक्षम अब पहली कक्षा में गया था। राजी उसे छोड़ने गया था। उसने सक्षम को प्रॉमिस किया था कि वो रोज उसे लेने भी आएगा और छोड़ने भी। राज ने सक्षम को स्कूल के सामने उतारा और कहा, ऑल द बेस्ट चैंप। सक्षम ने कहा, थैंक यू पापा। राज को विराट की कॉल आया तो वो वहां से विराट के पास चला गया। सक्षम को बहुत अच्छा लग रहा था। इतने दिनों के बाद सारे क्लास के बच्चों से मिलके। कुछ टाइम बाद लंच ब्रेक हुआ तो सक्षम अपना टिफिन और चॉकलेट लेकर बाहर स्कूल के गार्डन में लंच करने बैठा अपने दोस्तों के साथ। तभी वहां पर रॉकी आ गया, जो 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है। उसने सक्षम से उसकी चॉकलेट छीनी। सक्षम ने खड़े होते हुए कहा, मेरी चॉकलेट वापस कर दो। रॉकी ने इतराते हुए कहा, अब नहीं मिलेगी, और चॉकलेट खा के उसकी पन्नी सक्षम की जेब में डाल दी। कुछ दूरी पर बैठी सोना ये सब देख रही थी। रॉकी के जाने के बाद वो सक्षम के पास गई।
सक्षम चुपचाप बैठा था क्योंकि चॉकलेट तो जैसे बच्चों की जान होती है। सोना ने अपनी चॉकलेट आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम ये खा लो। सक्षम ने कहा, नहीं। और तुम कौन हो? सोना ने कहा, मैं तो यहाँ नई आई हूँ, सेकंड क्लास में, लेकिन तुम ये चॉकलेट ले लो, मेरे पास 2 हैं। सक्षम ने कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? तुम्हारी चॉकलेट मैं खाऊंगा। सोना ने कहा, नहीं, जो मेरा दोस्त बनेगा मैं उसको दूंगी। तुम मेरे दोस्त बनोगे? सोना ने हाथ आगे बढ़ाया। सक्षम ने कहा, फ्रेंड्स। दोनों ने साथ में लंच किया और अपनी अपनी क्लास में चले गए। उधर मोनिका ने राज को कॉल किया तो राज ने उसे कमरा दिखाने के लिए घर पर बुला लिया। मोनिका आ गई, उसने कमरा देखा, कुछ देर बातचीत की। इतने में सक्षम के स्कूल से आने का टाइम हो गया। राज ने कहा, सॉरी मोनिका, मुझे सक्षम को लेने जाना है, तुम कुछ देर इंतजार कर सकती हो? मोनिका ने कहा, श्योर। राज के जाने के बाद मोनिका घर देख रही थी। उसे ये किसी महल से कम नहीं लग रहा था। उसने तो अपने सपनों में देखा था ऐसा घर। राज बाहर वेट करने लगा। स्कूल की छुट्टी हुई। क्लास से बाहर आते ही सक्षम सोना को ढूंढने लगा। उसे सोना दिखी, वो उसके पास गया। सक्षम ने कहा, सोना, कल मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा। सोना ने कहा, पक्का? सक्षम ने कहा, बाय, मेरे पापा आ गए। सोना ने बाय कहा और अपनी बस में बैठ गई। सक्षम घर आया तो उसने देखा विराट और सनाया आए हुए हैं। वो दौड़ते हुए विराट के पास गया। विराट चाचू, ये सनाया और विराट के आने से सक्षम बहुत खुश हो गया। विराट ने कहा, और मेरे हीरो, जाओ ड्रेस चेंज करो, फिर हम सब घूमने चलेंगे। सक्षम ने चहकते हुए कहा, कहाँ जाएंगे? विराट ने कहा, अप्पू घर। सक्षम खुश हो गया और दौड़ते हुए अंदर चला गया ड्रेस चेंज करने। राज ने कहा, विराट, इनसे मिलो, ये है मोनिका। सनाया ने कहा, हमारा इंट्रो हो चुका है और ये भी पता है कि ये यहाँ पर क्यों है। वैसे आइडिया अच्छा है सक्षम का रूम चेंज करने का। मोनिका तो मन में सोच रही थी कि काश ये लोग भी उसे अपने साथ चलने को कहें। मोनिका को खोया देख राज ने कहा, मोनिका, कहाँ खो गई? मोनिका ने कहा, कहीं नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। सनाया ने कहा, अरे रुको, तुम भी हमारे साथ चलो घूमने। मोनिका ने कहा, अरे नहीं, आप लोग जाइए। राज ने कहा, चलिए ना, सबको अच्छा लगेगा। मोनिका ने कहा, ठीक है। सब लोग साथ में घूमने गए, बहुत एंजॉय किया। इधर सक्षम और सोना की दोस्ती एकदम पक्की वाली हो गई और उधर घर में मोनिका अपने काम के साथ साथ घर वालों से भी अच्छे से व्यवहार बनाने में लगी थी। इतने दिन में उसने राज से भी काफी अच्छी दोस्ती कर ली थी। राजू से अपने दोस्त की तरह ही मानने लगा था। एक दिन काम करते हुए ही मोनिका ने राज के कमरे के सामने से गुजरते हुए साक्षी की तस्वीर को देखा और वहीं बाहर खड़े खड़े उस तस्वीर को देखने लगी। एक बड़ी सी तस्वीर जिसमें साक्षी मुस्कुराते हुए थी। इतने में राज वहां आ गया। मोनिका ने राज को देखा और कहा, सॉरी, वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो। राज ने कहा, कोई बात नहीं, सक्षम का कमरा रेडी हो गया? मोनिका ने कहा, हाँ। राज ने कहा, चलिए देख लेते हैं। मोनिका ने पूछा, सक्षम अभी से अकेला सोता है? राज ने कहा, अरे नहीं, वो मेरे साथ सोता है, ये तो बस उसके खेलने के लिए बनवाया है। मोनिका ने कहा, ओके। राज ने कहा, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मोनिका ने कहा, जी। राज मोनिका को छोड़ने जा रहा था, तभी मोनिका ने कहा, चलिए, काम पूरा होने की खुशी में एक साइड से। राज ने कहा, जी जरूर। राज ने गाड़ी एक कॉफी कैफे के सामने लगा दी और दोनों टेबल पर आमने सामने बैठ गए। मोनिका ने राज से बहुत अच्छे से दोस्ती कर ली थी, इसलिए वो कुछ भी पूछने में संकोच नहीं करती थी। मोनिका ने कहा, राज, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? राज ने कहा, जरूर पूछिए। मोनिका ने कहा, आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? राज ने कुछ सोचा और कहा, हाँ किया है, और मैंने एक गुनाह भी किया है। मोनिका ने कहा, कैसा गुनाह? राज ने कहा, तुम कहानी जानना चाहती हो मेरी? मोनिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अगर आप माइंड ना करें तो जान सकती हूँ। राज ने कहा, अरे इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है, सुनो। राज नेहा से लेकर साक्षी तक और नेहा का सच सब कुछ मोनिका को सुना देता है। ये सब सुनाते सुनाते राज की आंखें नम हो गईं। मोनिका ने कहा, ये सही नहीं है, केवल आपके अतीत के कारण साक्षी की जान चली गई। राज ने कहा, शायद तुम भूल गई, नेहा बस मेरा ही अतीत नहीं थी, वो साक्षी की बहन भी थी। उस दिन साक्षी को समझ आया था कि क्यों नेहा रिसेप्शन वाले दिन उससे बिना मिले ही चली गई थी। नेहा ने साक्षी का घर बसने के लिए अपने प्यार को त्याग दिया। मोनिका ने कहा,
त्याग तो सच में नेहा ने बहुत बड़ा किया है, लेकिन फिर भी साक्षी, राज ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, साक्षी की मौत की असली वजह कुछ और थी, जो मैंने सबसे छुपा कर रखी थी। बस विराट और सनाया जानते थे इस बारे में। मोनिका ने आश्चर्य भाव से राज से कहा, क्या वजह थी? राज ने कहा, जिस दिन हमें पता चला कि नेहा बेकसूर थी, उस दिन मैं टूट सा गया था। साक्षी ने मुझे संभाला, वो भी अंदर से बहुत टूटी हुई थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की हिम्मत बनाए रखे थे। धीरे धीरे साक्षी की तबीयत खराब होने लगी। मुझे लगा शायद चिंता के कारण उसकी तबीयत खराब हो रही है। मैंने उसे कहा कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लेकिन उसने कहा वो खुद चली जाएगी डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन उसकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। मैंने उससे जिद की, चलो मैं दिखा लाता हूँ अच्छे डॉक्टर को, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि साक्षी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही थी। मैं उसे बिना बताए उसके डॉक्टर से मिलने गया। बहुत जिद करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि साक्षी के पास बस कुछ ही महीने हैं, उसे कैंसर था। इतना सुनने के बाद तो मेरी दुनिया जैसे एक पल में खत्म हो गई। जब घर आया तो मैंने साक्षी से इस बारे में बात की। उसे गले लगाकर बस रो रहा था मैं। उसे अलग करने के ख्याल से भी डरने लगा था मैं। उसने मुझे कसम दी कि घर वालों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए है। वो उसमें दुनिया की सारी खुशियां समेट कर ले जाना चाहती थी। अगर घर वालों को पता चलता तो वो सब लोग बस उदास रहते और साक्षी सबको खुश देखना चाहती थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की साक्षी को बचाने की, लेकिन हर डॉक्टर ने यही कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि साक्षी का शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। रोज तारीख देखता कि और कितने दिन बचे हैं। हर एक गुजरता दिन मेरी आंखों में आंसू ला देता। भगवान ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए। राज की आंखों से आंसू बह रहे थे। मोनिका ने कहा, राज आप ठीक हो? राज ने कहा, हाँ। बस ये सब बोलकर ऐसा लग रहा है जैसे मन बहुत हल्का हो गया। बहुत दर्द समेटे बैठा हूँ मैं। मोनिका ने पूछा, और नेहा का क्या हुआ? राज ने कहा, उसी का तो गुनहगार हूँ मैं। उसने कैसे सब कुछ अकेले सहा होगा। जहाँ गई होगी वहाँ के लोगों ने एक कुंवारी लड़की के माँ बनने पर कितने ताने दिए होंगे उसे, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा उसे। एक अकेली लड़की को ये समाज वाले कहाँ चैन से जीने देते हैं। मोनिका ने राज की कहानी सुनी और उसे महसूस हुआ कि सच्ची मोहब्बत तो सबसे परे होती है। राज के आंसुओं ने उसे महसूस करवाया कि उसे तो बस कुछ पल का आकर्षण हुआ था राज के प्रति। मोनिका ने राज से कहा, जिंदगी में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। राज ने कहा, हाँ, लेकिन बस अपने बेटे के लिए मुझे हर दर्द से बाहर आना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई तकलीफ हो। मोनिका ने कहा, आप एक अच्छे पिता हैं। राज ने कहा, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इधर सक्षम और सोना तो जैसे 7 जन्मों के दोस्त बन गए थे। आज नेहा सोना को लेने के लिए आने वाली थी। सक्षम और सोना दोनों साथ खड़े थे। नेहा उनके पास आई तो सोना ने कहा, मम्मा, और नेहा के गले लग गई। सोना ने कहा, मम्मा देखो, ये है मेरा भाई सक्षम। सक्षम ने कहा, हेलो आंटी। नेहा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हेलो बेटा, तो आप हैं हमारी सोना के भाई। सक्षम ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। नेहा को एक अपनापन महसूस हो रहा था सक्षम में। नेहा ने पूछा, बेटा आपकी मम्मा नहीं आई आपको लेने? सक्षम ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। नेहा उसके पास घुटनों पर बैठ गई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? सक्षम ने जब अपना सिर ऊपर उठाया तो उसकी आंखें हल्की सी गीली थीं। नेहा को समझ नहीं आया। उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, बोलो। कहा, मेरी मम्मा भगवान जी के पास गई हैं। इतना सुनते ही नेहा की ममता सक्षम पर उमड़ आई। उसने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा उदास नहीं होते, वरना आपकी मम्मा भी उदास हो जाएंगी। और अब आंटी है ना आपके पास। सक्षम को आज बहुत सुकून मिल रहा था, जैसे उसे फिर से माँ की गोद मिल गई हो। आखिर नेहा उसकी मासी थी और मासी का तो अर्थ होता है माँ जैसी। नेहा ने कहा, अच्छा आप हमारे घर आओगे सोना के साथ खेलने? मैं आपको बढ़िया खाना भी खिलाऊंगी। सक्षम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं आऊंगा। नेहा ने एक पेपर पर उसे अपने घर का एड्रेस लिखकर दे दिया। तभी राज की कार को आता देख सक्षम बोला, मेरे पापा आ गए, बाय आंटी। सक्षम दौड़ता हुआ चला गया। सोना ने अपनी मासूम सी आवाज में कहा, आपको मेरा भाई कैसा लगा मम्मा? नेहा ने हंसते हुए कहा, बहुत प्यारा, बिल्कुल आपकी तरह।
उधर सक्षम ने राज से कहा, पापा आप मेरी बहन से कब मिलोगे? राज ने कहा, जल्दी मिलेंगे, आखिर हमारे चैंप की बहन है। सक्षम ने कागज आगे बढ़ाते हुए कहा, पापा मुझे सोना के घर छोड़ देना यहाँ पर। राज ने पूछा, आपको ये एड्रेस किसने दिया? सक्षम ने खुश होते हुए कहा, सोना की मम्मा ने, और आंटी ने मुझे बहुत प्यार भी किया। राज ने कहा, चलो अच्छी बात है, हमारा चैंप खुश है ना, मैं आपको फ्री होकर छोड़ दूंगा वहाँ। सक्षम ने कहा, ओके पापा। आज संडे था। राज अपने काम से फ्री होकर सक्षम को उस एड्रेस पर छोड़ने गया। वहाँ बाहर नीलम सोना के साथ घूम रही थी। राज ने अपनी गाड़ी ले जाकर उनके घर के सामने रोक दी। नीलम ने देखा तो खुद से कहा, कौन आया होगा? सक्षम गाड़ी से उतरा। सोना ने उसे देखा तो सक्षम सक्षम चिल्लाते हुए उसके पास गई। नीलम ने कहा, कौन है ये सोना? सोना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा दोस्त है। राज ने कहा, आप हैं सोना की माँ? नीलम ने कहा, अरे नहीं, मैं तो सोना की आंटी हूँ, आइए अंदर चलिए। राज ने कहा, शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, शाम को सक्षम को लेने आऊंगा, तब बैठेंगे आराम से। नीलम सोना और सक्षम को लेकर अंदर चली गई। उधर सक्षम को घर में आता देख नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए लिटिल चैंप। सक्षम नेहा के पास गया और कहा, आंटी आपको कैसे पता है कि मैं चैंप हूँ? मेरे पापा भी मुझे चैंप बुलाते हैं। नेहा ने उसे चॉकलेट देते हुए कहा, हाँ आप क्यूट चैंप हो। सक्षम ने नेहा को गले लगा लिया और कहा, थैंक यू आंटी। सक्षम के गले लगाने पर नेहा ने भी उसे प्यार से गले लगा लिया। सक्षम ने पूरा दिन सोना के साथ खेलकर बिताया। नीलम और नेहा बैठे बैठे दोनों को देख रही थी। नेहा ने नीलम से कहा, कुछ अलग ही बात है इस बच्चे में, ऐसा लगता है जैसे कोई रिश्ता हो इससे। नीलम ने कहा, हाँ बहुत प्यारा है। नेहा ने कहा, मैं इनके खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। नीलम ने कहा, चलो मैं भी आती हूँ। नेहा ने उसे कहा, तुम बैठो मैं बनाकर लाती हूँ। कुछ देर में नेहा नूडल्स बनाकर ले आई और कहा, आओ बच्चों टेस्टी नूडल्स खा लो। दोनों बच्चे दौड़कर नेहा के पास गए। नेहा ने कहा, संभल कर, गरम है। नेहा ने खुद अपने हाथों से पहले सक्षम को खिलाया, फिर सोना को। सक्षम ने कहा, आंटी मेरी मम्मा भी मुझे ऐसे ही खिलाती थी। सोना ने कहा, माँ भी आपको प्यार से ही खिलाएगी। सक्षम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सक्षम ने नेहा के साथ एक दिन ही बिताया था, लेकिन नेहा ने सक्षम के दिल में अपनी जगह बना ली थी। आखिर बच्चे प्यार के ही तो भूखे होते हैं। शाम हो गई थी। राज सक्षम को लेने के लिए आ गया। राज ने डोरबेल बजाई। नीलम ने दरवाजा खोला। अरे आप आइए अंदर, नीलम ने कहा। राज अंदर आया और सोफे पर बैठा। नीलम ने आवाज लगाई, सक्षम देखो तुम्हारे पापा आए हैं। सक्षम के साथ सोना भी दौड़ते हुए आई। दोनों राज के पास बैठ गए। राज ने सोना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत प्यारी बच्ची है। इतने में नेहा अपने कमरे से बाहर आई। उसने राज को देखा तो उसके कदम वहीं रुक गए और राज ने नेहा को देखा था। वो खड़ा हो गया। उसने कहा, नेहा। नेहा ने अपने आप को संभाला और सोना के पास गई। उसने कहा, सोना जाओ, आप सक्षम के साथ खेलो। सक्षम और सोना वहां से चले गए। नेहा ने कहा, बैठिए राज। नीलम ने कहा, तुम जानती हो इन्हें? नेहा ने कहा, ये राज हैं, बताया था ना मैंने तुम्हें। नीलम ने कहा, तो क्या ये वही राज हैं? नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। राज नेहा के सामने घुटनों पर बैठ गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो नेहा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। जो सजा देनी है मुझे दो मुझे। सच क्या था कभी सुना नहीं तुमसे और तुम्हें गलत मान बैठा। राज की आंखों से आंसू बह रहे थे। नेहा की आंखें भी नम थीं। उसने कहा, उठो राज उठो। राज नहीं उठा, बस यही कह रहा था, मुझे माफ कर दो। बहुत बड़ा बोझ लेकर जी रहा था मैं, बस तुमसे माफी मांगना चाहता था। बहुत ढूंढा तुम्हें, मुझे सजा दो कोई भी। नेहा ने कहा, बस राज, पहले आप उठिए। नेहा ने राज को उठाया और उसे पानी का गिलास देते हुए कहा, पानी। नेहा ने राज से कहा, राज आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया। मुझे आपसे या किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। राज ने कहा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। नेहा ने कहा, नहीं, मेरी किस्मत में दुख था, इसलिए मुझे उससे गुजरना पड़ा। बहुत कुछ सहा मैंने, हर दिन लोगों के ताने सुनने पड़ते, लेकिन जब सोना मेरी जिंदगी में आई तो मुझे हर दर्द से ऊपर उठना पड़ा। राज ने कहा, सोना, सोना मेरी बेटी है। नेहा ने बीच में टोकते हुए कहा। नेहा ने पूछा,
साक्षी कैसी है राज? इतने में सक्षम राज के पास आया और कहा, पापा प्लीज आपका फोन दीजिए ना। राज ने उसे फोन दिया और सक्षम वापस चला गया। नेहा ने कहा, सक्षम आपका बेटा है मतलब साक्षी। इतना बोलने के बाद ही नेहा खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। नीलम ने उसे संभाला। नेहा ने कहा, कह दो राज, ऐसा कुछ नहीं है। साक्षी आएगी ना मुझसे मिलने? मुझे माफ कर दो नेहा, साक्षी अब कभी वापस नहीं आएगी। राज ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। नेहा ने जैसे तैसे खुद को संभाला और कहा, क्या हुआ साक्षी को? राज ने पूरी बात नेहा को बता दी और कहा, उसने एक लेटर दिया था मुझे और कहा था जब भी नेहा मिले उसे दे देना, मैं कल वो लेटर भेज दूंगा। नेहा ने कहा, मैंने आने में बहुत देर कर दी। इतने में बच्चे वहां पर आ गए। सक्षम ने कहा, पापा घर चलते हैं। राज ने कहा, हाँ बेटा। राज ने सोना को देखा, उससे रहा नहीं गया। वो उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया और कहा, बहुत अच्छी हो आप, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। सक्षम ने नेहा से कहा, थैंक यू आंटी, आपने नूडल्स बहुत अच्छे बनाए थे। नेहा सक्षम के सामने घुटनों पर बैठ गई और उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरने लगी। उसे सक्षम के चेहरे में साक्षी का अक्स नजर आ रहा था और उसके आंसू भी बह रहे थे। सक्षम ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आंटी आप रो क्यों रही हैं? मैं जा रहा हूँ इसलिए, कल मैं वापस आ जाऊंगा, आप रोइए मत। नेहा ने उसे कस के गले लगा लिया और वो रोती रही। सोना ने रुआसी आवाज में पूछा, मम्मा आप रो क्यों रही हैं? नीलम ने कहा, कुछ नहीं बेटा, सक्षम जा रहा है ना तो आपकी मम्मा को बुरा लग रहा है। नीलम ने नेहा को समझाया। राज सक्षम को लेकर वहां से चला गया। राज घर आकर बस सोच में डूबा हुआ था और उधर नेहा बस साक्षी के लिए रो रही थी। राज ने विराट और सनाया को फोन करके सारी बात बता दी। विराट ने कहा, कल हम घर आते हैं। अगले दिन सक्षम ने फिर जिद की सोना के पास जाने की, तो राज ने ड्राइवर को कह दिया उसे छोड़ने के लिए और खुद विराट का इंतजार करने लगा। विराट और सनाया के आते ही राज ने कहा कि आ गए हैं, अब ये बता नेहा कैसी है? राज ने कहा, ठीक है, पता है सोना मेरी बेटी है, बहुत प्यारी है, बिल्कुल नेहा पर गई है, लेकिन उसकी आंखें मेरे जैसी हैं। विराट ने राज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राज तू ज्यादा भावनाओं में मत बह, सोना पर नेहा का हक है। राज ने कहा, जानता हूँ, पता है, मैंने उससे माफी भी मांगी। उसने कहा कि बहुत पहले ही माफ कर चुकी है वो। ऐसे कितने दुख उसने सहे होंगे जो इतनी मजबूत बन गई है वो। सनाया ने कहा, हम सब उसके गुनाहगार हैं। विराट, हमें भी उसके पास जाना चाहिए, उसे माफी मांगनी चाहिए। विराट ने कहा, हाँ हम जरूर जाएंगे। राज ने कहा, शाम को जाना और उधर से सक्षम को भी ले आना। और हाँ, एक लेटर है जो साक्षी ने लिखा था नेहा के लिए, वो उसे दे देना। उधर नेहा सक्षम पर ऐसे प्यार लुटा रही थी जैसे साक्षी ही उसके सामने हो। शाम को विराट और सनाया नेहा के घर पहुंच गए। जैसे ही नेहा आई, उन दोनों ने नेहा से माफी मांगी। नेहा ने कहा, तुम सब लोग माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। सनाया ने कहा, अपनी गलती के लिए तो माफी मांगनी पड़ेगी। नेहा ने कहा, कर दिया माफ मैंने, बस लेकिन तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी कोई गलती है। विराट ने कहा, ये लेटर राज ने दिया था। नेहा ने लेटर लिया। इतने में सक्षम आया और विराट की गोद में जाके बैठ गया। सक्षम ने कहा, सोना, ये मेरे विराट चाचू हैं। विराट और सनाया ने गौर से सोना को देखा और कहा, तो आप हैं सोना? सोना ने मुस्कुराहट के साथ हाँ कहा। थोड़ी देर बाद विराट और सनाया चले गए। नेहा रूम में गई और लेटर खोलकर पढ़ने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। नेहा मेरी बहन, ये लेटर तुम्हें शायद मेरे जाने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं मेरे पास। तुम बेकसूर होते हुए भी सब कुछ अकेली सह रही थी। तुम्हारे सच के बाद मुझे एक सच पता चला कि मुझे कैंसर है और वक्त ऐसा था कि मेरे पास वक्त नहीं था। राज की ओर से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरा बेटा है सक्षम, पता नहीं मेरे जाने के बाद वो कैसे रहेगा, लेकिन जब वो तुमसे मिले तो उसे एक माँ की तरह प्यार देना। वैसे तुम्हें ये कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम उसे मुझसे ज्यादा प्यार दोगी, ये बात मैं जानती हूँ। तुमने मेरे लिए जो त्याग किया है
उसका मोल मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। हर जन्म में मैं तुम्हारे जैसी बहन मिले, बस यही प्रार्थना है भगवान से। राज और सक्षम का ध्यान रखना, तुम्हारी साक्षी। नेहा के आंसू उस लेटर पर गिर रहे थे। वो खुद से कह रही थी, साक्षी काश मैं तुमसे मिल पाती, और वादा है मेरा सक्षम को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। इसी के साथ दिन बीतते गए। सक्षम और सोना की वजह से राज और नेहा अक्सर मिल लेते थे, लेकिन दोनों ज्यादा कुछ बात नहीं करते थे। नेहा राज को परेशान नहीं देख पाती थी, इसलिए अक्सर जब वो टेंशन में दिखता उससे बात कर लेती थी। नेहा का प्यार राज के लिए फिर से उसके दिल में हलचल करने लगा। आखिर राज उसका प्यार था। उधर राज को भी नेहा की फिक्र थी। गम के बादल छटी जाते हैं। दोनों का प्यार फिर जागने लगा था, लेकिन दोनों में से किसी में हिम्मत नहीं थी इस बारे में बात करने की। विराट, सनाया और नीलम ये सब नोटिस कर रहे थे। एक दिन नीलम विराट और सनाया से मिलने गई। नीलम ने कहा, वो मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। सनाया ने कहा, हाँ बोलो। नीलम ने कहा, बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि राज और नेहा फिर से एक हो जाएं। विराट ने कहा, तुमने मेरे मन की बात कह दी। सनाया ने कहा, लेकिन वो दोनों इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। नीलम ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। नीलम ने उन्हें सारा प्लान सुना दिया। विराट ने कहा, मस्त आइडिया, काम जरूर करेगा। अगले दिन विराट, सनाया और नीलम स्कूल के बाहर सक्षम और सोना का वेट कर रहे थे। विराट ने राज से कह दिया था कि आज सक्षम को वो ले आएगा। विराट ने सक्षम और सोना से कहा, अच्छा ये बताओ बेटा, अगर आप दोनों हमेशा साथ रहो एक ही घर में तो कैसा रहेगा? सक्षम ने कहा, ऐसा हो सकता है क्या चाचू? विराट ने कहा, हाँ हो सकता है। पहले बताओ आपको नेहा आंटी कैसी लगती हैं? सक्षम ने कहा, बहुत अच्छी। विराट ने कहा, अगर वो तुम्हारी मम्मा बने तो कैसा रहेगा? सक्षम ने कहा, क्या सच में मैं उन्हें मम्मा बुला सकता हूँ? विराट ने कहा, हाँ। और सोना, अगर राज अंकल आपके पापा बन जाएं तो? सोना ने कहा, क्या वो मेरे पापा बनेंगे? विराट ने कहा, हाँ हाँ, तुम दोनों के मम्मा पापा मिल जाएंगे, बस एक काम करना होगा। सक्षम और सोना ने एक साथ कहा, क्या? विराट, सनाया और नीलम ने उन्हें सब समझा दिया और कहा, तो अब शाम को मिलते हैं। शाम को नेहा को सनाया का मैसेज आया कि जल्दी से मिलन रेस्तरां में पहुंचे, अर्जेंट। उधर राज को भी यही मैसेज मिला। दोनों बताए टाइम पर वहां पहुंच गए। पूरा रेस्तरां फूलों और गुब्बारों से सजा हुआ था। नेहा ने राज को देखा और पूछा, आप यहाँ? राज ने कहा, यही तो मैं तुमसे पूछने वाला था। इतने में सारी लाइट्स बंद हो गईं और जब लाइट वापस आई तो दोनों ने देखा कि सोना और सक्षम हाथ में गुलाब का फूल लिए सामने खड़े हैं। सक्षम नेहा के सामने जाकर खड़ा हो गया और सोना राज के सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर दोनों अपने घुटनों पर बैठ गए और फूल आगे बढ़ा दिया। सक्षम ने कहा कि आप मेरी मम्मा बनेंगी। सोना ने राज से कहा कि आप मेरे पापा बनेंगे। राज और नेहा दोनों हैरान खड़े थे। सक्षम ने रुआसी आवाज में कहा, आंटी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बिल्कुल मम्मा की तरह प्यार करती हो। मुझे आपकी गोद में सोना अच्छा लगता है, आपके हाथ से खाना अच्छा लगता है। प्लीज मेरी मम्मा बन जाओ ना, मुझे माँ चाहिए। सक्षम की इस मासूमियत पर सबकी आंखों में आंसू आ गए। सोना ने राज से कहा, अंकल मैंने कभी पापा का प्यार नहीं देखा। सब बच्चों के पापा हैं, मेरे नहीं हैं। मेरा भी मन करता है कि मेरे पापा हो जो मुझे अपनी प्रिंसेस कहें। सक्षम मेरा भाई है, आप सक्षम के पापा हो तो प्लीज मेरे भी पापा बन जाइए ना। राज और नेहा की आंखों में आंसू थे। आज उनके बच्चे उनसे बहुत बड़ी बात कह रहे थे। सक्षम और सोना अब रोते रोते कह रहे थे, प्लीज हमारे मम्मी पापा बन जाइए ना प्लीज। बच्चों की इस मासूमियत पर तो कोई भी दिल हार जाए। नेहा ने सक्षम को गले से लगा लिया और राज ने सोना को। राज और नेहा दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। सक्षम ने राज को एक गुलाब का फूल दिया और नेहा की तरफ इशारा किया देने को। राज ने घुटनों पर बैठकर नेहा को फूल देते हुए कहा, क्या मेरे बच्चों की मम्मी बनोगी? नेहा की आंख में खुशी के आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट भी। उसने हाँ में सिर हिलाया। राज ने कहा, क्या मेरी हमसफर बनोगी? मुझे अपना प्यार दोगी? नेहा ने आंसू पोंछे और हाँ में सिर हिलाया और राज को गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे को गले लगे हुए आंसू बहा रहे थे, जैसे आज वो इन आंसुओं में हर दर्द को बहा देना चाहते थे। बहुत अनोखा मिलन था इनका। कहते हैं
किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन आज नेहा को उसके हर गुजरे हुए दर्द और तकलीफ के बाद उसे अपना प्यार मिल गया। विराट, सनाया और नीलम भी वहीं थे। विराट ने कहा, बस भाई, अब जल्दी घर चल के रेडी हो जा, वरना शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। राज ने कहा, शादी? सनाया ने कहा, हाँ शादी, तुम दोनों की। अब चलो। राज ने कहा, मतलब ये तुम लोगों की प्लानिंग थी? नीलम ने कहा, जी, अब चलें। सब लोग राज और नेहा के साथ रेडी होकर मंदिर पहुंच गए। वहां उनकी शादी हो रही थी। सक्षम और सोना उछल उछल कर फूल फेंक रहे थे। शादी होने के बाद राज नेहा को अपने घर ले आया। विराट ने पहले ही घर वालों को शादी के बारे में बता दिया था, इसलिए राज की माँ स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही थी। नेहा के आते ही उन्होंने उसका स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। सब लोग खुश थे। रात को सक्षम अपने माँ की गोद में सो रहा था और सोना अपने पापा के कंधे पर। खुशी है कि ये परिवार पूरा हो गया। दामन थामा था मेरा, तूने मुझसे दिल लगाया था। एहसास तेरे इश्क का जन्मों से मुझ में समाया था। अपने प्यार पर विश्वास रखिए। अगर कोई गलतफहमी हो तो उसे सुलझाइए, लेकिन गुस्से में ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिससे आपका प्यार आपसे बिछड़ जाए या फिर आपके रिश्ते में कोई दरार आ जाए। बहुत नाजुक होते हैं प्यार के रिश्ते, इन्हें संभालिए प्यार और विश्वास के साथ। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।